हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज इस इंटरव्यू सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं हरियाणा से दीपक सिंह, जिन्होंने यूपीएससी सीएपीएफ 2019 को अपने सेकेंड अटेम्प्ट में 66th रैंक के साथ क्लियर किया। बहुत बहुत बधाई दीपक जी, आपको इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने पर। थैंक यू वेरी मच। दीपक, सबसे पहले जानना चाहते हैं कहाँ से मोटिवेशन था यूपीएससी सीएपीएफ के लिए? एक्चुअली मेरे फादर एक्स नेवी हैं, तो हमेशा से ही उनको देख के एक यूनिफॉर्म के प्रति हमें एक लगाव रहा है बचपन से ही। सो उसके चलते ही मैंने पहले ट्राई किया सीडीएस, और उससे पहले भी इनफैक्ट एनडीए वगैरह में। एंड अराउंड 7 और 8 मैंने एसएसबीज दी, जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर देयर आफ्टर फिर आई वेंट टू कॉलेज। सो वहाँ मुझे फिर सिविल सर्विस का पता चला। फिर मेरा रुझान थोड़ा उस तरफ हो गया कि अल्टीमेटली जाना तो मतलब देश की सर्विस में ही है। तो उस टाइम पे मेरे को सीएपीएफ का अंदाजा नहीं था कि क्या क्या होता है ये चीज, क्या पैरामिलिट्री क्या चीज होती है। बट जैसे मैं तैयारी करने लग गया सिविल सर्विस की, तो धीरे धीरे मतलब एक 1 बाय 1 ये चीजें होती गई। दीपक, जर्नी कहाँ से शुरू हुई, हम जानना चाहते हैं। रुझान सीएपीएफ, आपने बताया कि कॉलेज में आपको एक्चुअली पता चला व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएससी की सीएपीएफ क्या होता है, बट कहाँ से जर्नी शुरू यस। हुई? आपने कब सोचा कि यस, आई हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन? सो कॉलेज मैंने किया है चंडीगढ़ से, दैट इज यूआईईटी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। और बीईआईटी मेरी स्ट्रीम थी। तो हम 4th ईयर में जब थे, प्लेसमेंट्स के लिए बैठे हम। तो प्लेसमेंट्स के लिए जरूर मेरा 2-3 कंपनीज में सिलेक्शन हो गया था। बट अंदर से मतलब ऐसा लग नहीं रहा था, सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही थी कि यहाँ जाना चाहिए मुझे। तो हमेशा से ही मतलब था कि सर्विस करनी है, ड्यूटी करनी है, ना कि जॉब करनी है। तो तब सिविल सर्विस को हमने देखा कि ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, और हमें भी उसमें मजा आएगा। फिर तब उसके बाद जब मैंने सिविल सर्विस का देखा कि क्या चीज है ये, तो उस दौरान मैंने देखा कि यूपीएससी की कुछ और परीक्षाएं भी होती हैं। सीडीएस तो जो ऑब्वियसली पहले से था मेरे माइंड में, तो सीएपीएफ भी देखा। तब वहां से फिर मैंने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च की, एंड फिर आगे बढ़े इसके बाद। दीपक, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था। हम जानना चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया था और किस तरीके से क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपकी जर्नी में रहे हैं? Okay, the first attempt was in 2016. After 2015 when I graduated, तो मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैंने सोचा कि 1 साल तो लगेगा प्रिपेयर करने में। एकदम जीरो से स्टार्ट करना था, क्योंकि पहले कभी आर्ट्स वाली या ये सब जो नई चीजें थी हमारे लिए, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, तो ये सब बेसिक बुक्स इसकी पढ़ी हमने। तो 2016 में अटेम्प्ट दिया। तो वहां पे फिर मेरा जैसे सीएपीएफ में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे कि मैं पेपर 2 की कट ऑफ उसके लिए मतलब मेरा कॉपी चेक हो सके। तो मैं 2 या 3 मार्क्स से मिस कर गया था। तो उसमें मेरा हो नहीं पाया, और उसी दौरान मैंने सिविल सर्विस भी दिया था, वो भी नहीं हो पाया था मेरा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर हुआ क्या कि मैं मेरे एग्जाम क्लैश कर गए थे कुछ। इनफैक्ट मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहा था, तो वो क्लैश कर गया था, सेम डेट आ गया था। तो मैंने प्रायोरिटी उस टाइम पे आरबीआई को दे दी। फिर नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, ईएसआईसी, दैट इज अंडर लेबर मिनिस्ट्री। तो उस दौरान टाइम नहीं मिल पाया, और पढ़ाई भी डिसकंटिन्यू हो गई मेरी। तो फिर से मतलब जब मैं जॉब में था, तो मुझे फील हुआ कि मतलब भाई कि जाना तो वही है, सर्विस ही करना है। तब फिर मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड फिर 2019 का मैंने एग्जाम दिया। फिर उसमें क्लियर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आपने अपनी जर्नी से हाईलाइट किया कि आपको सर्विस करनी थी, ना कि जॉब। और शायद ये जज्बा हमेशा से था, एंड नाउ यू आर टुडे ऑल सेट टू इन द सर्विस ऑफ द नेशन। दीपक, जैसे आपने बताया कि 2016 में पहला अटेम्प्ट था, 2019 में सेकेंड। आपको यू आर ऑलवेज क्लियर कि यू हैव टू डू सर्विस, लेकिन हाउ डिड यू सस्टेन योर इंटरेस्ट? ये बहुत जरूरी हो जाता है कि कई बार हम स्टेबल जॉब के लिए घर वालों के प्रेशर के साथ भी यस। वी लीव व्हाट वी ऑलवेज वांट टू। तो हाउ डिड यू सस्टेन योर इंटरेस्ट? यहाँ पे 2 फैक्टर हो जाते हैं। एक तो आपका इंटरनल मोटिवेशन, जो हमेशा आपको जगाता रहता है कि आपने कुछ करना है आप। और एक फिर एक्सटर्नल जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से आता है।
तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं मेरी लाइफ में। तो जैसे कि इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो जैसे मैं जॉब ज्वाइन करी भी थी मेरी ईएसआईसी में, आई वाज वर्किंग एज एन यूडीसी। तो वहां पे मेरे को एक फैक्टर ये रहता था कि मतलब जॉब से सेटिस्फेक्शन मिल नहीं रही थी। दैट वाज अ क्लरिकल जॉब। तो लग रहा था कि मैं कुछ इससे बेटर कर सकता हूँ, इससे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मैं इससे बेटर देश को सर्व कर सकता हूँ। तो स्टेबिलिटी जरूर थी उस टाइम पे, कि मैं दिल्ली में था तो यही सोच के मैं दिल्ली में गया कि दिल्ली में प्रिपरेशन हो जाती है। दिल्ली में फिक्स उसकी जॉब थी। तो एक फैक्टर तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहा ही था कि करना है। और फिर दोस्त जो होते हैं कि आप कभी फेल होते हो तो आपको चेयर अप करते हैं। तो कुछ स्पेशल फ्रेंड्स रहे हैं मेरे जो जिन्होंने साथ दिया और अभी भी साथ है उनका। दीपक, ये सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकेंड अटेम्प्ट में क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आपने अपनी जर्नी में महसूस किया, क्या डिफरेंस आपको लगा? डिफरेंस एक्चुअली अब ये थोड़ा सा मेरे लिए सब्जेक्टिव हो जाएगा क्योंकि आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एज वेल। तो मैंने अगर मैं सिर्फ 2019 की बात करूं तो मैं सिविल सर्विस का एकदम होल हार्टेड अटेम्प्ट दिया मैं। तो उस अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया। तो डिस्पाइट गिविंग माय 100% आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। स्टिल वो जो मेरा मेहनत कह लो, जो भी मेरा जितना ही मैंने उसमें दिया, वो एक्चुअली मेरे को यूटिलाइज हो गया 19 के सीएपीएफ वाले एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होता कि मेहनत आपकी मतलब खाली जाती है कभी, जो कि हम सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बूढ़ों से। तो मेहनत अगर आप कहीं और करते हो कहीं और काम आ जाती है, हमेशा ऐसा होता है। और कंसिस्टेंसी एक की रहा है कि मतलब मैं चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूज़पेपर मैं पढ़ता था, स्टैटिक बुक्स रिवाइज करता रहता था टाइम टू टाइम बेसिस पे। तो मेरी जर्नी में न्यूज़पेपर का काफी बड़ा रोल रहा है कि सिनर एक सिनर्जी मिल जाती है न्यूज़पेपर से, आपको एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल जाता है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है आपके देश में या विदेश में। दीपक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जब कोई एस्पिरेंट यूपीएससी सीएपीएफ देता है तो कई बार होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो सीएससी की तैयारी करते रहते हैं, तो क्या लेवल ऑफ कंपटीशन इससे बढ़ जाता है? और जो एस्पिरेंट्स सीएपीएफ को ही टारगेट कर रहे हैं उनको अपनी किस तरीके से लेवल ऑफ प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है? ये काफी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है और काफी एस्पिरेंट्स के मन में दुविधा रहती है जिससे भी मैंने इंटरेक्ट किया है। और तो ये बात तो जरूर है कि जो भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं वो सीएपीएफ को देते हैं काफी हद तक, जिनको पैशन होता है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही मतलब उन्होंने बैकअप रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग तो नहीं देते हैं। तो जिन्हें होता है कि हमने सर्विस करनी है तो वो ये एग्जाम को जरूर देते हैं। और काफी ज्यादा लोग यही होते हैं जो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट ऐसे भी काफी लोग हैं जो सिर्फ सीएपीएफ को या सीडीएस को दोनों को एक साथ करके टारगेट लेके चलते हैं और वो भी सिलेक्ट होते हैं। तो जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट उनको थोड़ा सा edge इसलिए मिल जाता है क्योंकि आंसर राइटिंग का एक डिफरेंस पड़ जाता है। तो वो लोग आंसर राइटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर थोरोली पढ़ते हैं। और जो सीडीएस वाले एस्पिरेंट्स होते हैं जो सीएपीएफ के साथ, इनको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, क्योंकि दो ही टाइप के एस्पिरेंट्स होते हैं मेरे हिसाब से। सीएपीएफ पर्टिकुलरली को शायद ही कोई होता है जो टारगेट करता है, क्योंकि सीडीएस के साथ अलाइन तो कर ही लेते हैं क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म जॉब है, फोर्सेस दोनों हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो आंसर राइटिंग नहीं करते, तो उनको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना चाहिए। उनके लिए तो मेरा यही सजेशन है। और जब कोई एस्पिरेंट, कोई कैंडिडेट अपना मन बनाता है कि यस, सीएपीएफ इज देयर डोमेन, उनको सीएपीएफ को ही एग्जाम को क्रैक करना है, क्या कुछ प्री जी रिक्वाइसाइट रिक्वायरमेंट्स होती हैं? उनको अपने आप को पहले असेस कर लेना चाहिए कि यस, ये सारी चीजें इफ आई एम फुलफिलिंग देन आई कैन गो फॉर दिस सर्विस। जी, कुछ पॉइंट इसमें मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आपके अंदर होना चाहिए कि एक सर्विस करने का पैशन होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे कहीं भी फोर्स में, क्योंकि अल्टीमेटली हार्डशिप्स तो रहेंगी। आप जहाँ पे भी पोस्टेड होंगे, दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोसेस काइंड ऑफ जॉब, एक डेस्क जॉब नहीं है। तो पर जिनका पैशन है उनके लिए ये डेस्क जॉब, या फिर इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस जॉब्स हैं, जैसे एग्जांपल करूँ लूँ तो मैं आईआरएस वगैरह, उनसे बेटर कहते हैं कुछ लोग इसको, क्योंकि उनका पैशन नहीं है यहाँ जाना। तो ये एक डिफरेंस है। और व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? ओके, देन सेकंड फैक्टर है कि आप को बेसिक आइडिया होना चाहिए एग्जाम्स का कि क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या उसमें बेसिक बुक्स
जो है रेफरेंस बुक हैं और क्या रिक्वायर्ड उनके गो थ्रू कीजिए आप। उसके बाद ही आपको एग्जाम का पता चलेगा, एग्जाम लेवल के कंपटीशन का पता चलेगा। प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कीजिए। एंड करंट अफेयर्स के साथ ऐसा आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक दिन में सारे पुराने देख लेंगे। आपको थोरोली उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे करना चाहिए। दीपक, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, आपने किस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 जो कि रिटन पार्ट होता है उसको किस तरीके से आपने तैयारी की। ओके, सो अब देन अगेन काफी सब्जेक्टिव हो जाता है, ये केस टू केस वेरी करता है। तो मेरे केस में क्या था कि आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिटन पार्ट ऑफ इट। बाकी जो पेपर वन जो था, पेपर वन में मैंने काफी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में इतनी तैयारी कर ली थी। करंट अफेयर्स मेरा काफी थोड़ा था। एंड स्टैटिक पार्ट भी आई हैव रिवाइज्ड एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस बिफोर द एग्जाम। सो दैट हेल्प्ड एंड आई कुड अचीव मोर देन 150 मार्क्स एट दैट टाइम। सो दैट उससे ही मेरे को काफी कॉन्फिडेंस मिल गया था कि पेपर वन में अगर 150 ले आओ तो आपका सिलेक्शन काफी हद तक सिक्योर हो जाता है। बात करते हैं सोर्सेस की। पेपर 1 तो आपने बता दिया, जी। पेपर 2 को किस तरीके से आपने टैकल किया। अगर मैं सिर्फ एक चीज बताऊं तो वो न्यूज़पेपर ही था। न्यूज़पेपर, फिर उसको आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एनालिसिस पढ़ लीजिए। इनफैक्ट स्टडी आईक्यू भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, स्पेशली आईआर के लिए, जो मैंने रेफरेंसेस स्टडी आईक्यू से लिए थे। और भी कोचिंग है, उनका भी काफी रोल रहा है इसमें। क्योंकि जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, अगर आप खुद से करते हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस रह जाता है आपसे। तो यहाँ कोचिंग का रोल आ जाता है। और आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो काफी इजी सोर्सेस है। दीपक, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है इस प्रिपरेशन में, नोट मेकिंग। तो किस तरीके से आपने अपने नोट्स बनाए और किस तरीके से आपने उसे एग्जाम के पहले रेफर किया, क्योंकि कंसाइज नोट्स Yes. बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये हाँ काफी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने सोर्सेस को जितना लिमिटेड और शॉर्ट रखें उतना बेटर है, क्योंकि रिवीजन इज द की फॉर यूपीएससी। चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो सिविल सर्विस हो। तो मैंने क्या किया था कि अपने जो भी रेफरेंस बुक थी उनको मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे जहां पे भी पॉसिबल हुआ। जैसे कि स्पेक्ट्रम काफी बड़ी बुक है, तो मैंने स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी को दोनों को कंपाइल करके अपने सेल्फ मेड नोट बना दी। दैट वाज अराउंड 200 पेजेस। तो वो मेरे को पढ़ने में आसान हो जाता था। फिर ऐसे ही मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए किया। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स प्लस न्यूज एनालिसिस से मैं अपने डिजिटल नोट्स बना लेता था। तो मैंने एवरनोट प्लेटफॉर्म को यूज किया था इसमें, जो एंड में रिवीजन के टाइम पे काफी मददगार होता है। डिजिटल आपको कैसे भी सॉर्ट कर सकते हो, आप उस पर कुछ रिमार्क्स लिख सकते हो। दीपक, जैसे आपने सीएससी की भी तैयारी कर रखी है, बट जो एस्पिरेंट सीएपीएफ को टारगेट करते हैं उनको पेपर 2 में किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। पहले तो सबसे पहले पास ईयर पेपर देख लें कि ट्रेंड क्या रह रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं आते हैं। तो आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और बाकी आपके जो स्टैटिक सोर्सेस हैं उन्हीं में से ही आप मेरे हिसाब से आप कवर कर सकते हो उसे। और ऐसे जब एक एस्पिरेंट कॉन्फिडेंट हो जाए कि मेरी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है, तब वो वीकली बेसिस पे पूरा टेस्ट दे के देख सकता है, पास ईयर पेपर भी लगा सकता है। तो इतना इनफ रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए कंपेयर टू सिविल सर्विस। टेस्ट सीरीज का कितना रोल है, अभी आपने मेंशन किया टेस्ट सीरीज के बारे में, कितना रोल है और उसे किस तरीके से, व्हाट्स द करेक्ट वे ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज। मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। तो यही है कि मतलब आई एम नॉट बिग फैन ऑफ टेस्ट सीरीज, बट सेल्फ असेसमेंट इज द की फॉर मी। आपके फ्रेंड्स हैं या आपके मेंटर्स जो हैं, आप उनसे गाइडेंस लेते रहें, और दैट्स इनफ आई थिंक। जैसे दीपक ने मेंशन किया कि ही हैजंट ऑप्टेड फॉर टेस्ट सीरीज, तो ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिफर करता है। अगर इफ यू फील टेस्ट सीरीज कैन गिव यू मोर कॉन्फिडेंस व्हेन यू अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, प्लीज डू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। यस यस, एंड दैट्स सेल्फ असेसमेंट इज प्रीटी फॉर क्लियर आई श्योर थिंक। द की। एनालिसिस बहुत जरूरी यस। हो जाती है। सो मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा आंसर राइटिंग के बारे में कि जो आंसर राइटिंग का एक स्ट्रक्चर है, काफी एस्पिरेंट्स ने मुझसे पर्सनल भी पूछा है
कि कैसा रहना चाहिए, आप आंसर कैसे लिखते थे। तो मैंने ये पैटर्न फॉलो किया था कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लें, बीच में फिर कंटेंट, एंड कंटेंट कैन बी पॉइंट वाइज, उससे भी काम चल जाता है। जरूरी नहीं है कि आपने पैराग्राफ ही लिखना है, अगर आप पॉइंट वाइज में ज्यादा बेटर आप फील करते हैं। और फिर एंड में कंक्लूजन काफी जरूरी है। तो ये एक सेट पैटर्न मैंने फॉलो किया था जो मेरे को हेल्प किया पेपर 2 में। That's- दीपक, ये तो रिटन पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं फिजिकल टेस्ट पर। आप हमेशा से ही yes. हैव गिवन 8 to 9 SSBs, तो आपकी प्रिपरेशन हमेशा से होगी ही फिजिकल टेस्ट के लिए। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करेंगे किस तरीके से आपने अपना फिजिकल टेस्ट दिया। तो मैं बचपन से ही वैसे काफी स्पोर्ट्स में रुचि रही थी मेरी। मैं केवीएस में नेशनल भी खेला है मैंने, स्विमिंग में। तो स्पोर्ट्स मतलब काफी रेगुलर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स में। तो एज सच फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मेरे को इतना इशू आया नहीं। स्टिल मतलब जब हम तैयारी करते हैं तब हम थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं अपनी हेल्थ को और अपने फिजिकल फिटनेस को। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक मंथ पहले अब जितना वेट होना चाहिए देख लिया कि उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है आपकी वेट, हाइट एंड एवरीथिंग, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने देख लिया, उसके साथ अलाइनमेंट मैंने किया कि कितना मैंने 2 या 3 kg वेट रिड्यूस करना था। साथ साथ रनिंग भी हो रही थी, एंड जो भी इवेंट्स थे उसका सब मैंने देखा कि कितना मेरे को रिक्वायरमेंट है करने के लिए, कि कितना मैं दिन में ये कवर कर लूंगा। तो इतना इशू नहीं आया, बहुत हार्ड नहीं होता है पीईटी। आप मतलब नॉर्मल में उसमें भी कर सकते हो। आपके उसके लिए कोई स्पेशल कोचिंग या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी रनिंग आज से भी स्टार्ट करते हो तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार हो जाओगे। ये तो पीटी की बात हमने कर ली। हाँ, आप अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से हमारे साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया था बोर्ड के सामने। ओके, सो फॉर इंटरव्यू सबसे इम्पोर्टेंट डैफ होता है। आप डैफ को कैसे भरेंगे, आपका इंटरव्यू भी उसी तरीके से मोल्ड हो जाएगा। तो डैफ बहुत अच्छे तरीके से भरिए, आपका डैफ में ही आपकी पर्सनैलिटी झलक जाती है। तो मेरे डैफ में मैंने जो इंटरेस्ट भरे थे, काफी क्वेश्चन उसी के अराउंड थे, मेरे पास जॉब एक्सपीरियंस के अराउंड। और जैसे कि मेरा आईआर भरा था मैंने, अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आईआर से रिलेटेड काफी हो गया था मेरा इंटरव्यू। तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी से थे। उसके बाद मेरे जॉब एक्सपीरियंस और से रिलेटेड क्वेश्चन और फिर कुछ और क्वेश्चंस। दीपक, अगर आप हमारे सामने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कुछ शेयर कर सके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द इंटरव्यू? एक्सपीरियंस वाज वेरी कॉर्डियल एंड फ्रेंडली। थोड़ी सी टेंशन होती है इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट 5 मिनट्स लाइक कि उस टाइम पे कोरोना था तो मास्क वगैरह लगा रखा था, शील्ड भी लगा रखी थी। तो उसमें थोड़ी सी घबराहट हुई, बट फिर मेरा स्मिता नागराज मैडम के साथ इंटरव्यू था, वो चेयरमैन थी। तो उन्होंने बोल दिया कि मास्क निकाल दो, तो उससे काफी हेल्प मिली। तो नर्वसनेस भी धीरे धीरे कम हो जाती है पहले 2-3 मिनट के बाद, फिर काफी गॉडली हो जाता है इंटरव्यू। ऐसा बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन नहीं आती। सम क्वेश्चंस इफ यू कैन शेयर विद अस, और किस तरीके से आपने उसे टैकल किया? क्वेश्चंस वर काफी डैप से रिलेटेड ही थे। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन ही मेरा आईआर से था। मैडम ने सीधा नेबरहुड पॉलिसी के बारे में पूछा मुझसे, फिर उसका मैंने आंसर दिया। तो उसके अराउंड फिर धीरे धीरे चलती गई मैडम। फिर उसके बाद और मेंबर्स ने काफी क्वेश्चंस पूछे जो कि काफी जेनरिक थे, ऐसा बहुत स्पेसिफिक नहीं था, जो मेरे डैफ के अराउंड ही थे। एज दीपक राइटली मेंशन कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपना डाफ किस तरीके से भरते हैं। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, प्लीज बहुत ही डिलिजेंटली और विजिलेंटली अपना डाफ भरिए, बिकॉज योर इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड योर डाफ। दीपक, हमने आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में तो डिस्कस कर लिया, बट अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सीएपीएफ में जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, आपकी क्या प्रेफरेंस है फोर्सेस में जाने की, कौन से में? Okay, so my first preference was CISF, then it was SSB, then BSF, then ITBP, and CRP at the fifth. So according to my rank, I would get SSB, I think. तो अब तो यही है कि एसएसबी के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं ज्यादा, तो उसी के बारे में हम इंटरेक्शन करते हैं। दीपक, एक बहुत जरूरी पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि परसिस्टेंस का क्या रोल है इस एग्जामिनेशन में, क्योंकि काफी लंबा प्रोसेस है।
जैसे कि हमारी लाइफ में भी परसिस्टेंस का काफी बड़ा रोल होता है, वैसे ही इस एग्जाम में स्पेशली काफी पेशेंट रहना पड़ता है आपको। जैसे कि हमने CAPF-19 मार्च में स्टार्ट की थी ये जर्नी, नोटिफिकेशन जब आया था। उसके बाद में एग्जामिनेशन अगस्त 19 में हुआ, फिर उसके बाद में कोरोना और अदर रीजंस की वजह से डिले हो गया, बीच में कोर्ट लिटिगेशंस भी आई जो कि अभी तक चल रही हैं। तो ये एक चीज ध्यान में रखने वाली इस एग्जाम में कि ये प्रोसेस लंबा चल सकता है। ये एक इसका ड्रॉबैक भी कह लो, बट कई बार इसका कुछ बेटर वे में भी आप यूज कर सकते हो। साथ में आप अपने कुछ इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। इनफैक्ट आपके सिलेक्शन के बाद भी 2-4 महीने लग जाते हैं, इनफैक्ट ज्यादा भी लग जाते हैं। तो यही है कि आपको पेशेंट रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। अल्टीमेटली आप लगे रहेंगे तो सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल, पेशेंस रखना है और जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक मेहनत करती रहना है। Deepak, यस। your final words for the student community preparing for UPSC CAPF. ओके। आप मेहनत कीजिए, बट मेहनत को इस तरीके से ना लीजिए कि बर्डन हो गया हमारे लिए। आप इंटरेस्ट लीजिए और पैशन के साथ आपका पैशन होगा तो आपको मजा आएगा इस जर्नी में। जरूरी नहीं है कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए, और साथ में आपकी लाइफ है उसे भी एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, प्रोसेस को एंजॉय करिए क्योंकि सफर जो है वो मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। Thank you so much, यस। Deepak, for joining us in this interview session, sharing your journey with us. और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।